स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन तो आप डिस्कस कर रहे हैं लेकिन पीवाईक्यू कब तक आएगा, तो जी हाजिर है आपके लिए पीवाईक्यू भी। और देखिए पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैनेजरियल स्किल इंक्लूड्स। मैनेजरियल स्किल में क्या क्या इंक्लूड होता है हिंदी में? प्रबंधकीय कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए दिया है टेक्निकल स्किल यानी तकनीकी कौशल, ऑप्शन बी दिया है डायग्नोस्टिक स्किल यानी निदानात्मक कौशल, ऑप्शन सी दिया पॉलिटिकल स्किल यानी राजनैतिक कौशल, एंड ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो एक मैनेजर में ये सारे के सारे स्किल्स होने चाहिए। उसके अंदर टेक्निकल स्किल, डायग्नोस्टिक स्किल और पॉलिटिकल स्किल यानी तकनीकी कौशल, निदानात्मक कौशल और राजनीतिक कौशल, ये सभी के सभी कौशल एक मैनेजर के अंदर होने चाहिए, यानी मैनेजर स्किल में सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्रोफेशन बिकॉज मैनेजमेंट को पेशा कहा जा सकता है, प्रबंधन को पेशा माना जा सकता है क्योंकि क्या कारण है? प्रबंधन को पेशा क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि एक साइंस है, क्योंकि एक विज्ञान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आर्ट है। तो अगर मैनेजमेंट आर्ट है और साइंस है तो प्रोफेशन उसको क्यों कहा जाएगा? उसको तो आर्ट कहा जाएगा, उसको तो साइंस कहा जाएगा ना। लेकिन तीसरा ऑप्शन दिया इट्स ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ये उद्देश्य परक होता है। तो क्या मैनेजमेंट को इसलिए प्रोफेशन कहा जाता है क्योंकि वो उद्देश्य परक है, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, या फिर मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी हिंदी में देख लेते हैं यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से अक्वायर किया जा सकता है। जो भी मैनेजमेंट के स्किल्स हैं वो सारे स्किल्स आप ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से एक्वायर कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से अकम्प्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट इज, तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक विज्ञान है, प्रबंध एक व्यवहार है, या फिर प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है? तो बताइए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक बिहेवियर है, या फिर मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है? तो बताइए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि आर्ट साइंस दोनों है? तो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, यानी प्रबंधन विज्ञान भी है और प्रबंधन कला भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का जो बेसिक फीचर है यानी जो मैनेजमेंट की सबसे आधारभूत विशेषता है वो क्या है? ऑप्शन ए है ये एक प्रक्रिया है, दैट मीन्स इट्स अ प्रोसेस। ऑप्शन बी है इट्स अ सोशल प्रोसेस यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस यानी एक सामूहिक क्रिया है, या फिर मैनेजमेंट सोशल क्रिया भी है यानी सामाजिक क्रिया भी है, एक प्रक्रिया भी है और एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। तो क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस भी है और मैनेजमेंट एक कलेक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है। बिकॉज यू नो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, व्हेनेवर यू वांट टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यू हैव टू क्रिएट अ ग्रुप इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और बिना समूह बनाए, बिना ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनाए यू कांट अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम कलेक्टिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। और मैनेजमेंट सोसाइटी से अलग नहीं है, बिकॉज ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, and even your organization is also a part of society because it exists in society, ये आपके समाज में ही एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है। आपको पता है मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? बिकॉज मैनेजमेंट आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे आप जानते हैं प्लानिंग करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया भी है क्योंकि मैनेजमेंट सोसाइटी का हिस्सा है। मैनेजमेंट जो लोग काम करते हैं वो लोग भी सोसाइटी के हिस्से हैं। और मैनेजमेंट एक कलेक्टिव प्रोसेस है बिकॉज मैनेजमेंट को ग्रुप करता है, मैनेजमेंट इकलौता इंसान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी के सभी मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। अगला है द स्टोरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन एसेंशियली द स्टोरी ऑफ, ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना चाहिए डेवलपमेंट के बाद इज, तो यहाँ पे होगा द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, द स्टोरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट,
यानी जो प्रबंध के विकास की कहानी है वो आवश्यक रूप से मानव के विकास की कहानी है। प्रबंध के विकास की कहानी मानव के विकास की कहानी है। जिस प्रकार से मानव का विकास हो रहा है, मानव के मस्तिष्क का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से हमारे मैनेजमेंट का भी विकास हो रहा है। अब ये किसने कहा था, स्टेटमेंट कौन दिया था, तो हम आपको बता दें, जब भी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की बात दिखे, जब भी आपको कोई ह्यूमन रिलेशन थियरी की बात दिखे, तो वहां पे एल्टन मेयो साहब पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो मैनेजमेंट का ह्यूमन रिलेशन थियरी है वो एल्टन मेयो साहब ने ही दिया है। एल्टन मेयो साहब ने कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, मैनेजमेंट एक ह्यूमन रिलेशन थियरी है। आपको मैनेजमेंट में मानवों से अच्छा संबंध स्थापित करना होता है, अपने लोगों से अच्छा संबंध स्थापित करना होता है, तभी जाके आप अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्टन मेयो कौन है, फादर किसके फादर हैं, तो ये फादर है ह्यूमन रिलेशंस थियरी के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपगेटेड बाय। एक कंसेप्ट होता है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं MBO। क्या कहते हैं शॉर्ट में इसको, MB नहीं, शॉर्ट में इसको कहते हैं MBO। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं उद्देश्यों के माध्यम से, उद्देश्यों के द्वारा आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब भी कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम के पीछे आपके उद्देश्य छुपे होते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि आप पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं एंड देन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का कंसेप्ट किसने दिया है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का कंसेप्ट दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। किसने दिया है, पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछली बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि MBO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच ऑफ अकम्प्लिशिंग द रिजल्ट। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बस उसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी है, बस इसमें थोड़ी सी भाषा बदल दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि कौन सा पॉपुलर अप्रोच है जिसके माध्यम से हम मैनेजमेंट करते हैं और इस मैनेजमेंट के माध्यम से रिजल्ट्स को अकम्प्लिश करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, परिणामों को चरितार्थ करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय उपगाम यानी दृष्टिकोण कौन सा है। तो परिणामों को हासिल करने के लिए, परिणामों को चरितार्थ करने के लिए सबसे पॉपुलर जो आपका अप्रोच है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अभी हमने आपको बताया भी, MBO इसको शॉर्ट में कहते हैं और इसके फादर कहे जाते हैं पीटर एफ ड्रकर। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंधन ये एक ऐसा प्रबंधन है जिसके माध्यम से हम परिणामों को चरितार्थ करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पहले सेट करते हैं, देन उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम पूरी शिद्दत से काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आर। हमारे मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज A, B एंड C। तो बताइए हमारे मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। अभी वीडियो को पॉज करिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रबंधन के क्रियात्मक क्षेत्र हैं, तो प्रबंधन के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्पादन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन या फिर ये सभी। तो ये सभी के सभी जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सभी के सभी आपके मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज होते हैं। ठीक है, आपके मैनेजमेंट के सभी फंक्शनल एरियाज होते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें या फिर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। अगला है प्रबंधन के निम्नलिखित कार्य किस क्रम में संपन्न किए जाते हैं। दैट मीन्स फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन विच सीक्वेंस। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एक शब्द है वो गायब हो गया है, उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा होना चाहिए फॉलोइंग। तो फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन विच सीक्वेंस, यानी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो किस सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। हिंदी में प्रबंधन के जो निम्नलिखित कार्य है उसको किस प्रकार से संपन्न किया जाता है। यहाँ पे दिया गया ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, प्लानिंग एंड डायरेक्शन। हिंदी में संगठन करना, नियंत्रण करना, नियोजन करना और निर्देशन करना। तो बताइए सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हम करते हैं डायरेक्टिंग, जिसको हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखा गया है, और उसके बाद से हम करते हैं कंट्रोलिंग। अब आप लोग कह रहे होंगे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग भी तो आता है, तो स्टाफिंग तो यहाँ गायब है। तो स्टाफिंग गायब है तो कोई बात नहीं, स्टाफिंग यहाँ पे नहीं दिया गया।
बस आपसे यही पूछा गया कि ये जो आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं आप इनका सीक्वेंस बता दीजिए। तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो देखिए सबसे पहले प्लानिंग यानी सी, देन ऑर्गेनाइजिंग यानी ए, ऑप्शन बनाइएगा, पहले सी देन ए, सी के बाद ए एंड देन डायरेक्शन यानी डी, एंड डी के बाद कंट्रोल यानी बी। तो सी ए डी बी जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो आपका सी ए डी बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है एंड देन कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। पहले क्या होता है, पहले नियोजन होता है, नियोजन करने के बाद हम संगठन करते हैं, संगठन करने के बाद हम निर्देशन करते हैं, और निर्देशन करने के पश्चात हम नियंत्रण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डैश बाय ऑब्जेक्टिव इज अ टेक्निक ऑफ, टेक्निक 2। अच्छा यहाँ पे डैश नहीं है, यहाँ पे है मैनेजमेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको बताया ना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होगा आपका मैनेजमेंट और ये होगा बाय। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ टेक्निक 2। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कौन सा टेक्निक है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हिंदी में उद्देश्य पूर्ण प्रबंधन एक तकनीक है। ये किस प्रकार की तकनीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन दिया गया है, स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इंडिविजुअल्स के गोल में हम तोड़ देते हैं। हिंदी में संगठन के लक्ष्यों को व्यक्तियों के लक्ष्यों में विभाजित कर दिया जाता है, या फिर अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, यानी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है, या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिफाइन किया जाता है। हिंदी में नियंत्रण का विस्तार परिभाषित किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी ले डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। दैट मीन्स ले डाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी गोल्स होते हैं, जो भी पर्पजेस होते हैं, उनको आपको ले डाउन करना होता है, यानी उनको आपको निर्धारित करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, दैट इज ले डाउन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करने का एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अगला है हेनरी फ्यूल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्यूल में इसमें से कौन से फॉलोइंग प्रिंसिपल्स में से कौन से प्रिंसिपल्स नहीं दिए हैं। हिंदी में हेनरी फ्यूल ने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया है। तो आपको पता है हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। कितने दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स, जिसमें से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी था, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स भी था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन था, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था। ये सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के दिए गए थे हेनरी फ्यूल जी के द्वारा। अब इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया गया था, तो आप ही बता दीजिए। इसमें ऑप्शन सी है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। ऐसा कोई प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के द्वारा नहीं दिया गया, यानी अपवाद का सिद्धांत, ये सिद्धांत हेनरी फ्यूल साहब ने नहीं दिया है, ये सिद्धांत हेनरी फ्यूल का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाथॉन एक्सपेरिमेंट्स लीड्स टू, यानी हाथॉन प्रयोगों का परिणाम बना। जो हाथॉन एक्सपेरिमेंट है वो किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है अंडर बिहेवियरल थियरी ऑफ मैनेजमेंट, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझ सकें, अपने मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझ सकें। तो हाथॉन एक्सपेरिमेंट जो होता है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत है, व्यवहारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यानी जो आपका हाथॉन एक्सपेरिमेंट है, इसके माध्यम से हम लोगों के व्यवहार को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रिंसिपल दैट द एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर और ऑफिसर रिलेट्स टू, यानी एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें एक कर्मचारी जो होता है वो उससे ऊपर के केवल एक अधिकारी को, एक कर्मचारी उसके ऊपर के केवल एक अधिकारी को जवाबदेह होता है। तो उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, तो वो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का। कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर के प्रति अकाउंटेबल होता है, एक सबऑर्डिनेट मल्टीपल सुपीरियर्स के तरफ अकाउंटेबल नहीं हो सकता है। यानी एक सबऑर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी में, आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता जो प्रिंसिपल है, उसके माध्यम से हम डिस्कस करते हैं एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार इसमें से कौन सा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी दैट इज रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। आपको हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट दिया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब के द्वारा, और एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने कहा था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक हो जाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक हो जाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा कम है स्टूडेंट्स, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करते। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में आपको 4-4 सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करना है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 सुपरवाइजर्स होंगे, जिसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं डर्ट के माध्यम से, DIRT। डर्ट मीन्स D फॉर डिसिप्लिनेरियन, I फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, R फॉर रूटीन क्लर्क एंड T फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यानी डर्ट मीन्स डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूटीन क्लर्क, इसको रूट क्लर्क भी कहते हैं, और इंस्पेक्टर, सॉरी इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ पे T से हो जाएगा आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी तेजी की वजह से कुछ गलतियां हो जा रही हैं हमसे, माफ़ी चाहेंगे आपसे। देखिए यहाँ पे डर्ट का हम बता दे रहे हैं आपको अच्छे से। डर्ट में डी का मतलब क्या है, आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, बस आपको बता दे रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। डर्ट में डी का मतलब डिसिप्लिनेरियन, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर का मतलब रूट क्लर्क एंड टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप को, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में बांट दीजिए, एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आपको अपॉइंट करने हैं 4-4 सुपरवाइजर्स। प्लानिंग डिपार्टमेंट में डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क जिसको रूटीन क्लर्क भी कहा जाता है, एंड टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा था कि 4 और सुपरवाइजर्स को आपको अपॉइंट करना है। वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे रिग्स, RIGS। रिग्स मतलब R फॉर रिपेयर बॉस, I फॉर इंस्पेक्टर, G फॉर गैंग बॉस एंड S फॉर स्पीड बॉस। यानी रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस एंड स्पीड बॉस, ये सभी के सभी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स होंगे। तो आपको याद रखना है, फंक्शनल फोरमैनशिप ने एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने 8 सुपीरियर्स के बारे में बात किया, 8 सुपरवाइजर्स के बारे में बात किया है, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें से कौन से सुपरवाइजर्स आएंगे, तो इसमें आएंगे रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। बाकी और सारे ऑप्शंस गलत है, उसमें एक कोई ना कोई बेकार ऑप्शन दिया गया है, कोई ना कोई बेकार एक दिया गया है नाम जो फंक्शनल फोरमैनशिप से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो आपका डी ऑप्शन है जिसमें लिखा है कार्यक्रम लिपिक, गतिनायक एवं निरीक्षक, ये सभी के सभी हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप के सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हेनरी फेयोल प्रोपाउंडेड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको हमने बताया हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिया था, यानी हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है। अब इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा जो यहाँ पे मैच किया गया है वो कौन सा सीक्वेंस सही है। पहला है एफ.डब्ल्यू. टेलर, सामने लिखा है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, तो ये तो गलत है ऐसे ही, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दिया है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दिया है एल्टन मेयो साहब ने। किसने दिया है, एल्टन मेयो साहब ने दिया है आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। उसके बाद से आगे हम बात करें तो हेनरी फेयोल जो है वो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट को बताते हैं। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हेनरी फेयोल साहब बताते हैं कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि केवल एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, केवल एक डिपार्टमेंट में होता है, केवल एक मैनेजमेंट के लेवल पे होता है। मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होता है। तो इसका हो जाएगा हेनरी फेयोल, सामने है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑप्शन सही है, लेकिन सारे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अगला है एल्टन मेयो फिजियोलॉजिकल थ्योरी, ऐसा गलत है, ये फिजियोलॉजिकल अप्रोच एल्टन मेयो साहब ने नहीं दिया है। फिजियोलॉजिकल अप्रोच ऐसा कोई अप्रोच ही नहीं है। अगला है मैरी पार्कर फोलेट, तो ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट गलत है। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने। एफ.डब्ल्यू. का फुल फॉर्म क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो रेखीय संगठन सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक संगठन है आपके संगठन का, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। द रोल ऑफ स्टाफ इन अ लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का रोल क्या होता है, तो स्टाफ का रोल होता है एडवाइजरी का। किसका रोल होता है, दैट इज परामर्शदाता का,
तो हो जाएगा इसका एडवाइजरी, दैट इज परामर्शदाता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि रेखीय स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका होती है, तो स्टाफ की भूमिका होती है परामर्श देने की, यानी एडवाइस देने की भूमिका होती है स्टाफ की। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्चुअल एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। कंसेप्चुअल एफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी या फिर मेंटल एफिशिएंसी की बात की जाए तो वो रिक्वायर्ड होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। कहाँ रिक्वायर्ड होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, यानी उच्च स्तरीय प्रबंधन में। हिंदी में पढ़ लेते हैं, प्रबंध के किस स्तर पर संकल्पनात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रबंध के किस स्तर पर संकल्पनात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है? तो जब भी कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल, संकल्पनात्मक इसकी बात की जाए तो वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। क्यों टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने इंटेलेक्ट से ऐसे प्लान्स बनाने होते हैं, ऐसे पॉलिसीज, ऐसे स्ट्रेटजीज बनाने होते हैं कि वो मार्केट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाइड भी कर सके। ये जो पूरी प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, इसके लिए इंटेलेक्ट लगता है, इसके लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए और वो होती है केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी के फादर कौन कहे जाते हैं? तो मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी के फादर हेनरी फेयोल साहब कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है तो उसमें भी आपका ऑप्शन हेनरी फेयोल ही होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है तो आपका ऑप्शन होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है तो वो है आपके मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। और यदि आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी कौन है तो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के भी फादर हेनरी फेयोल साहब ही कहे जाते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी या फिर फादर ऑफ मैनेजमेंट, इन सभी के लिए आपको हेनरी फेयोल को याद रखना है। बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को याद रखना है, मैक्स वेबर को ब्यूरोक्रेटिक थियरी के लिए याद रखना है और ह्यूमन रिलेशन थियरी के लिए आपको याद रखना है एल्टन मेयो को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी इज गिवन बाय। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो हमने आपको बता ही दिया अभी। साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी किसने दिया था? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दिया था। यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब। कौन माने जाते हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। चलिए अगला, द थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय। ये भी हमने आपको बताया, ब्यूरोक्रेटिक थियरी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, दैट इज मैक्स वेबर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला है, थियो हेमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं हैं। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर। थियो हेमन के अनुसार मैनेजमेंट के 3 कंसेप्ट होते हैं, हम आपको बता देते हैं कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। पहले आपको याद रखना है कि थियो हेमन साहब के अनुसार मैनेजमेंट के 3 कंसेप्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 कंसेप्ट होते हैं। और कौन कौन से कंसेप्ट हैं? तो सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। दूसरा है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, मिड टर्म एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि थियो हेमन साहब के मैनेजमेंट अप्रोच को डिफाइन करिए। तो आपको यहाँ पे तीनों अप्रोच को डिफाइन करना होगा। यदि आप केवल हेडिंग लिख देते हैं तो आपको 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हेडिंग के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, बस हेडिंग आपको सही से ब्लैक पेन से लिख देना है। तो हो जाएगा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, इसके बाद से होता है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, एंड देन होता है तीसरा मैनेजमेंट एज अ नाउन। ये 3 कंसेप्ट हम आपको बताए भी हैं। जो बच्चे मिड टर्म एग्जाम के लिए थियरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे वीडियो, उसमें आपको दिखा होगा। मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन हो गया, प्रोसेस हो गया, एंड तीसरा है नाउन। तो 3 कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं मैनेजमेंट के। किसके द्वारा डिस्कस किए गए? तो डिस्कस किए गए आपके थियो हेमन साहब के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला है अनदर नेम फॉर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का अनदर नेम क्या है? तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के कई नाम होते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन से?
ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी जानते हैं, इसको हम लोग प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी जानते हैं। तो आपका जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और इसको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी, दैट इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक जो सबऑर्डिनेट होता है वो मल्टीपल लीडर्स को रिपोर्ट करता है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि आपको एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर के प्रति ही अकाउंटेबल बनाना है, लेकिन ये कहता है कि ऐसा नहीं है, एक सुपीरियर के प्रति एक सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल नहीं होगा। एक सबऑर्डिनेट 2, 3, 4 सुपीरियर के प्रति भी अकाउंटेबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एक और नाम क्या है? ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है आपको, हो सकता है यूनिवर्सिटी आपके दिमाग के साथ खेले। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो होते हैं वो मैनेजमेंट के फंक्शंस कहे जाते हैं। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रबंध के कार्य हैं। ठीक है, चलिए अगला, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द पार्ट ऑफ। मैनेजमेंट में यानी प्रबंधन में नीति निर्धारण किसका भाग है? तो मैनेजमेंट में नीति निर्धारण जो है वो पार्ट है प्लानिंग का। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका प्लानिंग प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो उसमें हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। तो प्लानिंग कौन सा प्रोसेस है? प्लानिंग फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या फिर प्लानिंग टाइम बाउंड प्रोसेस है। तो प्लानिंग लक्ष्य अभिमुखी प्रोसेस भी है, अभिमुखी प्रक्रिया भी है, और ये एक लचीली प्रक्रिया भी है, और ये एक समय बाध्य प्रक्रिया भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लानिंग कौन सी प्रोसेस है? तो प्लानिंग ये तीनों प्रोसेस है। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है, प्लानिंग फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी है, एंड प्लानिंग एट द सेम टाइम टाइम बाउंड प्रोसेस भी है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज। इसमें से कौन सा प्लानिंग का एलिमेंट है? ऑप्शन दिया है अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। तो हमने आपको बताया है कि डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हमने आपको बताया था मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, और उसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है किसकी कंपोनेंट? तो वो हो जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया प्लानिंग का कौन सा एलिमेंट है? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लीडरशिप दिया है। कम्युनिकेशन लीडरशिप तो डायरेक्टिंग का कंपोनेंट है। अथॉरिटी दिया है तो अथॉरिटी तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एलिमेंट है, कंपोनेंट है। लेकिन जो प्रोग्राम है दिस इज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि आपको पता है कि कई तरह के प्लान्स होते हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रेटजी होता है, पॉलिसी होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्लान्स होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लाइव क्लास में। अभी आपके साथ हम जुड़ेंगे 8 बजे, तो वहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशनल प्लानिंग इज। ऑपरेशनल प्लानिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑपरेशनल प्लानिंग किया जाता है ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को कहते हैं। तो हो जाएगा बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, हिंदी में निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑपरेशनल प्लानिंग यानी परिचालन नियोजन। परिचालन नियोजन किया जाता है लोअर लेवल मैनेजर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इसमें से कौन सा इवेंट्स का प्रॉपर सीक्वेंस डिस्कस करता है? हिंदी में निम्नलिखित में से किसमें घटनाओं का उचित क्रम है? ऑप्शन दिया है एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल। गलत है, पहले प्लानिंग होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, एंड देन कंट्रोल होता है। ऑप्शन बी दिया है प्लानिंग, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन। ये भी गलत है, पहले प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, फिर कंट्रोल होता है। और ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये भी गलत है, लेकिन ऑप्शन डी दिया है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। तो आपको याद रखना है जो सीक्वेंस है प्लान बनाने का और कंट्रोल करने का, सबसे पहले आपको प्लान बनाना होता है। प्लान बनाने के बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, यानी प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है। और यदि प्लान में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उनको समाप्त करना होता है, यानी नियंत्रण करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नियोजन, निष्पादन एवं नियंत्रण। ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस को बता रहा है। पहले प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, एंड फाइनली कंट्रोल होता है। अगला है द टर्म स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू। जो स्ट्रेटजी यानी रणनीति
पद है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? वो प्लानिंग से संबंधित है, वो मोटिवेटिंग से संबंधित है, वो डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है, या फिर वो कोऑर्डिनेशन से संबंधित है? तो प्लानिंग संबंधित है, स्ट्रेटजी संबंधित है प्लानिंग से, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के प्लान्स होते हैं, जैसे पॉलिसी, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम, प्रोसीजर, मेथड्स, ये सब के सब प्लान्स होते हैं। तो उसमें एक प्लान जो होता है वो स्ट्रेटजी भी होता है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है? तो स्ट्रेटजी रिलेटेड है प्लानिंग से, यानी रणनीति संबंधित है नियोजन से। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोज। ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है वो क्या शो करता है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, यानी कार्यालय उपकरणों की संस्थापनाएं। ऑप्शन बी दिया है द बेसिक रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग ऑफ पोजीशंस एंड फंक्शंस, दैट इज पदों एवं प्रक्रियाओं का मूल संबंध एवं समूह। ऑप्शन सी दिया गया है चार्ट शोइंग अप्स एंड डाउन्स इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उत्पादन प्रक्रिया का उतार चढ़ाव दर्शाने वाला चार्ट है। या फिर ये कौन सा चार्ट है? अच्छा, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, द बेसिक रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग ऑफ पोजीशंस एंड फंक्शंस। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। आज हम एक लाइव क्लास ले रहे थे सारथी में, तो सेम क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है कि सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किसे कहते हैं? तो हमने सारथी में उसको बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किसे कहते हैं। जो बच्चा अभी ये सारथी वाला देख रहा होगा उसको वो कंसेप्ट याद आ रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो संबंध जो हमारे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में स्टेब्लिश किया जाता है, वो स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का तैयार किया जाता है, जिसमें हम अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ये सब के सब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिस्से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज द बेसिक रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग ऑफ पोजीशंस एंड फंक्शंस। हिंदी में पदों एवं प्रक्रियाओं के मूल संबंध एवं समूह को निर्धारित करता है संगठन चार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी वो संगठन जो अनुकूल बनाने में और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है, अनुकूल बना लेता है और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन refers to the organization which adopt the environment and which develop itself। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को डेवलप करता है और अपने आप को हमेशा लर्न करता है, हमेशा सीखता रहता है और इन्वायरमेंट के साथ हमेशा इंटरेक्ट करता रहता है, इन्वायरमेंट के साथ हमेशा एडप्ट करता रहता है, तो वो हो जाएगा आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी शिक्षार्थी संगठन। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जो आपका क्रियात्मक संगठन होता है, वो किस पे आधारित होता है? तो क्रियात्मक संगठन आधारित होता है स्पेशलाइजेशन पे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड होती है, उसका वहाँ एक्सपर्टीज होता है। फिर आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका वहाँ एक्सपर्टीज होता है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एक्सपर्टीज यानी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा स्पेशलाइजेशन ओनली, दैट इज केवल विशिष्टीकरण पर। अगला क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं। द इन्फॉर्म्ड, अच्छा यहाँ पे गलती है, इन्फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। इन्फॉर्म नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए इनफॉर्मल। यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? यहाँ पे होना चाहिए आपका इनफॉर्मल। जैसे आपको पता होगा 2 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे होगा इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। तो जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का, यानी जो अनौपचारिक समूह होता है संचार प्रणाली का, उसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन। क्या कहते हैं उसको हम? ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन को इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल पर। जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल किसके लिए होता है? तो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है लार्ज साइज इंटरप्राइजेस के लिए। किसके लिए? लार्ज साइज इंटरप्राइजेस के लिए, यानी केवल बड़े आकार के उपक्रमों के लिए। तो आपका जो रेखा एवं कर्मचारी संगठन होता है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है? तो वो है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी रेखीय संगठन। रेखीय संगठन सबसे पुराना संगठन है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एन टर्म के पिछले साल के 40 क्वेश्चंस।
और हम आपको बता दें जाते जाते कि यदि आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने 40 के 40 क्वेश्चंस आपको बता दिए, आपने सही कर लिए, इसी प्रकार से आप भी अपने सेमेस्टर एग्जाम में 40 के 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस और 3 के 3 मिड टर्म के क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, आपके लिए लाइव क्लासेस, सब कुछ अरेंज है। जाइए सारथी को ज्वाइन करिए एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ सेकेंड सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर की जर्नी को बस 199 में हम लोग आपको दे रहे हैं। बस 199 में सारथी को परचेज करिए और अपने यूनिवर्सिटी के, अपने कॉलेज के टॉपर बनिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपकी लाइव क्लास में।